देखो भाई, गीत वीत गाना तो मेरे बस का रोग है नहीं, और वैसे भी सरदार गीत गा रहा हो तो ऐसा लगता है बिना लाइसेंस के ट्रक चला रहा है। एक बार शुरू हो गया भाई रुकता ही नहीं। अच्छा, गीत वाले नापते भी बड़ी लंबी हैं। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी कल भी। अपने बस का इतना लंबा रोग नहीं है भाई, यहाँ तो घंटे 2 घंटे में निपटा जो कुछ भी है। और साथ में तू मेरे क्या ले जाएगा? तू एक ईमानदारी से बता, सच बताना, तू सरदार का फोटो पहली बार ले रहा है क्या? तो मैं जब से आया हूं कभी यहां से कभी यहां से कभी यहां से, बावड़े सरदार का फोटो किसी साइड से ले ले एक जैसा ही आता है। और तुझे एक अकल बताऊं, किसी भी सरदार का ले ले एक जैसा ही आता है। अच्छा सही बता, कुछ फोटो वोटो भी ले रहा है क्या? कोरा फिलस ही मार रहा है? नहीं सर, आजकल सरदारों को ऐसे ही बहकाया जा रहा है। कहाँ है लालचंद शर्मा जी? आजकल सरदारों को ऐसे ही बहकाया जा रहा है। नहीं मानो तो देख लो, 10 साल तक कुर्सी पे बिठाए रखा, पर उसको एहसास नहीं होने दिया कि तू प्रधानमंत्री है। बहुत अच्छा। क्या शर्मा जी, अगर सरदार की बात मान लेते तो तुम्हारी दुर्गति नहीं होती। सरदार की बात माना करो, अब भी सुन लो ध्यान से मुझे। पहले सुन लिया होता तो कांग्रेस बची रहती बेचारी, लेकिन कांग्रेसियों ने सुनी नहीं, तो कोई क्या करे। मुस्कान ने ये नीली धोती पहन रखी है, और डील डॉल भी ऐसा है कि दूर से ड्रम जैसी ही दिखती है। आपको मेरी बहन को देख के डर नहीं लगता क्या? बहुत देर से शुरू हो गया था, मैं भी शुरू हो जाता हूँ। बड़े प्यार मोहब्बत की गीतें गा रहे थे। देखो, एक हमारा ज़माना था जब शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। अब तो शादी से ही पहले सब कुछ हो जाता है, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। नहीं, शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे सर। शादी से पहले कहाँ लड़के, एक पैकेज मिलता था, पैकेज। अच्छा, मोबाइल पे कितनी बढ़िया कीर्ति जी ने पढ़ा, उनने पढ़ा मोबाइल पे बातचीत। अब तो मोबाइल आ गए, टाँ टू टाँ, हाँ वो पहुंच गया, वो भी कहीं अकेले में बैठी है, टुन वाओ, वो भी हो गया। हमारे जमाने में तो लव लेटर लिखे जाते थे, मेरी प्यारी कम्बो, फिर दिल के हालात, फिर नीचे तेरा प्यारा लालचंद शर्मा। नहीं मतलब कोई भी हो सकता है। अब भाई साहब, आप ताली नहीं बजा रहे हैं? नहीं बजा दो, लेटर अभी मैंने डिस्पैच नहीं किया है, ये नाम बदला भी जा सकता है। उसके घर फेंकने जाते थे। एक पैकेज मिलता था हमारे जमाने में, शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे, एक पैकेज मिलता था। सुहागरात को पता लगता था कि पैकेज में क्या निकला। हाँ, मैंने घूंघट उठाया, हाय 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 हाय, हेडलाइट का एक बल्ब फ्यूज, पर निभा रहा हूं। 2-3 दिन बाद मुझसे बोली, चल मुझे बाजार ले चल, मुझे शॉपिंग करा के ला। मैं आगे आगे, वो पीछे पीछे चलते हुए बोली, क्यों जी, ये एक साइड का बाजार क्यों बंद है? मैंने कहा चिंता मत करे, जब लौट के आएंगे तो इधर का खुल जाएगा, इधर का बंद। भाई जरा तालियां जोरदार बजा दो इस मस्ती के लिए। भाई दाऊ कमाल है ये, वाह। एक दिन तो प्रवीण लाड़ में आ गई, बोली सुनो जी। मैं कहा हाँ, मेरा और आपका 7 जन्म का साथ है। मैं 7 तो तू भले 8 जन्म का कर ले, पर अगली बार ये बल्ब बदलवा के आना। सर मेरे शादी वाले आए, देख के चले जाएं।
शादी वाले आए देख के चले जाएं। मैंने कहा यार कोई फॉल्ट है? मैंने घर वालों से कहा जी लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा, हमने देख ली। मैं बापट्ठे हो मेरी रही है, देख तुमने ली। मुझे दिखाने ले गए, सीन बना, ऐसे लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े जो बाद में नहीं हुए। पंगा पड़ गया था ना, तो वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, न मैं बोला न आखिर में फिर मैंने हिम्मत की, मैं कहा बहन जी आप कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। ऐसे ही बहका देते थे, बिल्कुल हीरोइन जैसी है, ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहाग रात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में कि कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकल जाए। लेकिन दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे कि मेरे भाई ने बताया, मैंने 62 देशों की यात्रा की है। मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूँ, मेरी लिखी हुई पुस्तकें टेक्स्टों में हैं। आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, आज भी सोने से पहले 15 मिनट पढ़ने की कोशिश करता हूँ अगर समय हो तो। पूरा सदन तालियों से रिसीव करना, मेरी नई पीढ़ी भी बैठी हुई है, मातृशक्ति विराजमान है। पूरा सदन तालियों से रिसीव करना मेरी बात का, कि जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था अपने हिंदुस्तान की है, ऐसी न किसी देश की है न किसी समाज की। शर्मा जी, किसी के मन में क्या है कुछ पता है क्या? नहीं पता चलता है। पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो, योगेश जी, पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो तो सर में दर्द होता है, और अपना बच्चा रो रहा हो तो दिल में दर्द होता है। अरे रुक जा, अपनी बीवी रो रही हो तो सर में दर्द होता है। ये है सर, यहाँ पे ये विराजमान है कि जिस पे ज्यादा होता है वो भारी भरकम होता है, जिस पे कम होता है वो ज्यादा उछलता है। अब वो चीन है, चीन के पास एक बाउंड्री वाल है पूरी दुनिया में, चाइना बॉल। हमको कभी उछलते हुए देखा है? हमारे पास अग्रवाल, खंडेलवाल और सबसे कलेसी वाल केजरीवाल, और ठंड पड़ रही हो तो ओसवाल, और ज्यादा ठंड हो तो जायसवाल। हमारे पास भी तो तमाम चीजें हैं। एक 4 पंक्तियां नई हुई अभी एक वो हुआ है दोस्तों, एक मतलब एक शेर सुनना भाई साहब। अभी क्या हुआ आपने देखा होगा, हमारे हिंदुस्तान का पहला मामला है ये कि किसी स्टेट में भाजपा के पास विधायक 2 हैं और अब MP 7 हैं। है कि नहीं है? पंजाब में अच्छा 5 तो चलो वो चले आए, 2 तो सरदारों को भी अकल आ गई, संग में चले आए वहां पे। अच्छा एक बात और बताऊं, उनमें कुछ तो लोग ऐसे हैं कि अगर उनकी हिम्मत कैसे हो गई आने की, मेरी तो समझ में ये नहीं आती। नहीं उनको ये कह दो बैठ जाओ तो वो वहीं बैठे रहे। तो मैंने एक मतलब एक शेर सुनो, ताजा हुआ है, अगर पहुंच जाए तो मुझे तालियों से बताना, मुझे पता है कि पहुंचेगा, आप श्रोता हैं। भाई साहब कहाँ जा रहे हो, या महाभारत होना है अभी? बैठो, ऐसे महाभारत छोड़ के चले जाओगे तो हो जाने, दुर्योधन का तो भर जाने दो। एक मतलब और एक शेर सुने भाई साहब, कि वो ऐसे थे बिल्कुल कि उनको बड़े मासूम से लोग हैं वो, लेकिन फिर भी हिम्मत करके आ गए हो। तो मैंने कहा सुना, खरगोशों के हाथ में डंबल पहली बार ही देखा है। खरगोशों के हाथ में डंबल पहली बार ही देखा है, और दर्प का टूटा संबल पहली बार ही देखा है। बहुत घमंड था उसको। वाह वाह वाह।
और दर्प का टूटा संभल पहली बारी देखा है। और ये शेर समर्पित करता हूं केजरीवाल जी को। बाल बाल पर था घमंड, मैं सबको ऊन बांटती हूं। भाई खरगोशों के हाथ में डंबल पहली बारी देखा है। और दर्प का टूटा संभल पहली बारी देखा है। बाल बाल पर था घमंड, समझ में आ जाए तो मुझे तालियों से बताना। बाल बाल पर था घमंड कि मैं सबको ऊन बांटती हूं, उसी भेड़ को ओढ़े कम्बल पहली बारी देखा है। उसी भेड़ को ओढ़े कम्बल पहली बारी देखा है। एक अंग्रेज आया मुझसे बोला, सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, और है तो साले तुमको क्या मतलब है। कहता है सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो। मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या। बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी। मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु। मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा। मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गए ना, उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफ़ेद कृष्ण का, हरा मुसलमान का। तुम तो सिख के, तुम्हारा झंडे में क्या है। अब मैं कहा बेवकूफ अंग्रेज तुझे कौन समझाए, ये जो झंडे में डंडा है ये साले तेरे बाप का है क्या। एक ठाका लगवाता हूँ आपको, शुद्ध हाथ से सुने। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ राज किया है, वो अभी भी हमको भोला वाला हिंदुस्तानी समझते हैं। वो ये नहीं समझते कि अब हम उनके बाप हो गए। एक फल वाला खड़ा हुआ था, अंग्रेज मुझे नीचा दिखाना चाहता था। उससे बोला व्हाट इज दिस, ये क्या है। उनने सोचा ये लेगा। बोले सर ये बनाना है, बनाना केला। बोले बैठ, तुम्हारे देश में इतना इतना बड़ा केला, हमारे देश में इतना इतना बड़ा केला। फल वाले ने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा भाई विज्ञान का जमाना है, हो सकता है कोई वैरायटी आ गई हो। उसने फिर इशारा किया व्हाट इज दिस, ये क्या है। बोले सर ये एप्पल है, एप्पल सेब। बोले बैठ, तुम्हारे देश में इतना इतना बड़ा सेब, हमारे देश में इतना इतना बड़ा। मेरी भी देशभक्ति जागी। मैंने उठा के तरबूज कंधे पे, बोला ये क्या है। मैं कहा हमारे यहाँ का अंगूर है। अब बता साले तेरे यहाँ कितना बड़ा अंगूर होता। भैया कमेटी वाले हो उतार लूं। नहीं भैया लिफाफा यहीं फंसा है, कह देंगे जल्दी उतार लिया, पैसे काट लो। दोस्तों अगर आपका मन हो, इतना हंसे आप, मुझे अच्छा लगा। एक व्यंग पढ़ना चाहता हूं। हाँ जी। अंग्रेज व्यवस्था पर व्यंग करता हूं। अंग्रेज एकदम से मेरे से बोला सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5,000 कमाता है, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 4.5 लाख रुपया। मैंने कहा $5,000 कमाता है, फिर बोला $4,000 खर्च कर देता है। मैंने कहा भाई एक मजदूर $5,000 कमाता है, $4,000 खर्च कर देता है, काहे पर कर देता है। बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है। व्यंग आ रहा है मुझे, समझ के बताना दोस्तों। मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपये तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। दोस्तों तालियां तो अब उठाना। अंग्रेज एकदम से उचट गया, बोले व्हाट, 10,000 रुपये तनख्वाह, 1 करोड़ खर्च करता, कहाँ से लाता। मैंने कहा हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। सर ये अपना देश विचित्र है। अब जितने भी अभी वो कह रहा था कि मैं भाई साहब वो चुटकुले वाली बात कह रहा था कि चुटकुले, भाई एक बात बताओ, जितने चुटकुले सब सरदारों पे क्यों पढ़े जाते हैं, कभी सोचा आपने। मैं बताता हूँ। नागर गए कि नागर नागर गए। अब नागर पर चले जाना चाहिए, नहीं उन पर भी पढ़े जाते हैं। तो कभी आपने सोचा है भाई जितने चुटकुले सरदारों पे क्यों पढ़े जाते हैं। मैं बताता हूँ। इसके 2 कारण हैं सच्चे। पहली बात तो यह है कि हमारी आइडेंटिटी है। ये आके कहे एक आदमी था तो क्या फिगर बनेगी, लेकिन जैसे ही कहता है एक सरदार था, एक फिगर बनती है। और दूसरी बात यह है दोस्तों,
मुझे अब आपकी पीछे तक तालियां चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहाँ भोलापन और बहादुरी दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, वहाँ मस्ती अपने आप उत्पन्न होती है। इसका एक उदाहरण सुन लो, भोलापन और बहादुरी। 4 आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों। देखो माइथोलॉजी से हास्य निकाल के दे रहा हूँ, कोई नहीं देगा, बहुत मस्ती में सुनो। 4 आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों खड़े हुए। जेलर खड़ा, मजिस्ट्रेट खड़ा, इधर वो खटका खींचने वाला वो, हाँ इधर बैठे। उन्होंने सबसे पहले ईसाई को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ, अपने इष्ट को मनाओ। उसने बाइबल मंगाई और वो गॉड से मी एंड ऑल वो किया। जैसे ही फांसी के फंदे का खटका दबाया तो फंदा गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी तो सुन ली गॉड ने, बच गया, उतारो। फिर मुस्लिम भाई को खड़ा किया, उन्होंने भी कुरान शरीफ मंगाई, अल्लाह ताला को मनाया। जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली अल्लाह ताला ने, बच गया, उतारो। आओ गुरु हिंदू, देखो मौज के मूड में आ जाओ। हिंदू को खड़ा किया तो वो खड़ा ही रहा। उनके अपनी आखिरी इच्छा बताओ, वो बोला पहले 1 साल की छुट्टी दिलाओ। बोले भाई 1 साल की छुट्टी क्यों? बोले जी इष्ट मनाने ही हो। अब देखो आई के ऊंचा करना, मुझे बताना, बात पहुंच गई। बोले भाई 1 साल की छुट्टी क्यों? बोले इष्ट मनाने ही हो। कहते यार इन्होंने तो 1 मिनट में मना लिए। बोले जी ये तो अल्पसंख्यक हैं। भाई उनका एक गॉड, हाँ। उनका एक खुदा, मेरे तो पूरे 33 करोड़। 1 मिनट में किस किस को मनाऊं? और जिसको नहीं मनाऊं वही मरवा दे। बोले नहीं, देवों के देव महादेव हैं, तुम उनको मनाओ। उसने शंकर भगवान को ध्याया, जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली भगवान ने, बच गया, उतारो। अब गुरु सरदार, देखो भोलापन और बहादुरी एक लाइन में, हाथ खड़े करके पीछे तक ताली आनी चाहिए, समझ में आ जाए तो। सरदार को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ। सरदार बोला बेवकूफ मत बनाओ, साले पहले से खटके को ठीक कराओ। और इन तीनों को फिर से लाइन में लगाओ। अच्छा मैं आपको चलते चलते जी एक सरदारों का इंटेलिजेंट जोक सुनाता हूँ। दाऊ वो उमर वाला सुना दो, उमर कैसे बटी वो बेस्ट। वो सुनाता हूँ। हाँ। मैं ये सुना देता हूँ। जी भाई, जी एक सरदारों का इंटेलिजेंट जोक भी सुनाने दे यार। हाँ उसको भरोसा नहीं हो रहा कि सरदारों का इंटेलिजेंट जोक हो सकता है। एक सरदार जी को शेयर में घाटा हो गया, हालांकि साला ये भी एक जोक ही है। सरदार जी को शेयर में घाटा हो गया। घाटा कैसे पूरा हो? गलत काम कुछ कर नहीं सकते। दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, अगर देखा हो तो हाथ उठा के बताना, और नहीं देखा हो तो ईमानदारी से पूरा 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 पंडाल, यानी कि जितने लोग बैठे हुए हैं, ताली बजा के मुझे बताना ईमानदारी से, अगर नहीं देखा हो तो। आज तक किसी सरदार को आपने भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा। और दोस्तों हर व्यक्ति मेरी दुआ पर ताली ज्यादा उठाना कि मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस महीने में पूरा देश सरदार हो जाए। अब क्या हुआ सर, सरदार जी ऐसे बड़ा मैदान था, बैठे हुए सोच रहे घाटा कैसे पूरा हो, तो एक बच्चा घूम रहा। सरदार जी के दिमाग में स्कीम आ गई, गुरु इसका करते किडनैप, इसके बाप से मंगाते पैसा, अपना घाटा पूरा। उनके यहाँ बैठे, बोले हाँ अंकल जी। बोले हमने तुम्हारा किडनैप कर लिया है। बोला अच्छा अंकल जी कहाँ बैठ जाऊँ? बोले यहाँ बैठो। सरदार जी ने पेन निकाला, कागज निकाला, श्रीमान जी हमने आपके बेटे का अपहरण कर लिया है, 5 लाख रुपए भेजने की व्यवस्था करें तब आपका बेटा छोड़ा जाएगा। दस्तखत एक सरदार, और वो चिट्ठी फोल्ड करके उसी बच्चे को पकड़ा दी, गले अपने पापा को दे देना।
लेकिन सर पैसे आए, वही बच्चा लेके आया। सरदार जी ने गिने 5 लाख। बोले पापा ने चिट्ठी दी है। चिट्ठी खोल के पढ़ी, श्रीमान जी आपने हमारे बेटे का अपहरण किया, ये अच्छी बात नहीं है। 5 लाख रुपए फिरौती के मांगे थे, हम भेज रहे हैं। अब शर्त के अनुसार हमारे बेटे को छोड़ दिया जाए। दस्तखत दूसरा सरदार। लेकिन दोस्तों इसमें एक मैसेज है, पूरी संस्था के लिए मैसेज है, आपके लिए, पूरे देश के लिए मैसेज है। रिसीव करना तालियों से इस मैसेज को। और इसमें मैसेज ये है कि दूसरे सरदार को ये पता लग गया, पहला सरदार संकट में है, भाई के पास मदद पहुंचनी चाहिए, बहाना चाहे कुछ भी। बस अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और मैं स्थान लेता हूं, समय की बहुत कमी है। आपको लगे कि सरदार इस समय सही मांग रहा है तो अब तक की सबसे बड़ी तालियों से मुझे विदा करना। लगे आपको कि सरदार इस समय सही मांग रहा है कि वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज डसता है। मुझे घनघोर तालियों से विदा करना और आपको लगे कि इस समय सही मांग रहा है सरदार तो कि वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज डसता है। जमी वो अन्न पैदा कर, वफा जो खून में बोले, भगत सिंह जैसे बेटों को वतन अब भी तरसता है। भगत सिंह जैसे। बहुत बहुत धन्यवाद।